हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। यहाँ तक सबका तैयार हो गया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 7 तक तैयार हो गया होगा। पार्ट 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, जहाँ तक हो गया उसके आगे P100 फिजिक्स, मैं STP सर। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि वर्क फंक्शन किसी सरफेस का दिया हुआ है ना। कह रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज गिवन। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, गिवन phi इक्वल टू 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ बेटा। क्लियर? और इस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। तो डिफरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ कौन लैम्डा 1 कितना है 6450 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा 2 6550 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा 3 यह है बेटा, लैम्डा 3 है 6650 एंगस्ट्रॉन एंड, और इसके अलावा लैम्डा 4 इक्वल टू 7500 एंगस्ट्रॉन। इंसिडेंट सेपरेटली। बेटा क्या कह रहा है? इंसिडेंट सेपरेटली, अलग अलग सभी लाइटें इंसिडेंट करती है ना। तो विच कैन emits इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो, अब कौन कौन कर सकता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 ऑप्शन क्या दे रहा है? ए में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। नंबर बी ऑप्शन में दिया है बेटा लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। नंबर सी में दिया हुआ है लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। और डी ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा 4 एंड लैम्डा 1। कौन सा आपको अच्छा लग रहा? मार दीजिए निशान फटाफट। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ बेटा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आंसर मारिए। तो या तो एग्जैक्ट प्रोसेस मालूम हो। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम नीट IIT, तो ये बिल्कुल ही टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 100% एक्यूरेसी से सॉल्व भी होना चाहिए और समय कम लगाना चाहिए। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए मारिए निशान फटाफट। तो लास्ट वीडियो में मैं कुछ यहाँ पर बताया था आपको। लास्ट वीडियो में यदि आप लास्ट वीडियो पढ़े होंगे, देखते ही आंसर आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करूं? आ जाइए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो बेटा, जानते हो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको एक वैल्यू कहा था कि आप इसको याद कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा ना। जैसे कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत ही हेल्प करेगा। क्या बताया था आपको? मैं बताया था कि ये लैम्डा का मान 6600 एंगस्ट्रॉन हो बेटा, ये लैम्डा की वैल्यू। तो इसकी एनर्जी सॉल्व करने पर आती है, कितनी आती है? कल के लास्ट वाले एपिसोड में ना तुरंत पढ़ डालिए वहाँ पर पीछे जाके, यदि थोड़ा भी डाउट हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1.875 एंगस्ट्रॉन आती है।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वैल्यू आपको याद है, देखिए यदि ये वैल्यू आपको याद है तो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है ना यहाँ पर तो हमको केवल ये बताना है कि इसमें से कौन इमिट कर सकता है, कौन इमिट नहीं कर सकता है। तो चलिए, आप पढ़े होंगे, दो आपका डिफिनीशन आपको याद होगा, अवश्य याद होगा, दो डिफिनीशन याद होगा आपको। क्या डिफिनीशन याद होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। चलिए जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए फटाफट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, जल्दी बोलिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि इंसिडेंट की जाए तो वह इलेक्ट्रॉन का इमिशन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करती। और यानी कि मिनिमम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर लाइट की इमिशन होता है, उससे ऊपर लाइट इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटल सरफेस व्हेन लाइट इंसिडेंट, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और द करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन। क्लियर है? पीछे थ्योरी में सब बहुत पीछे गजब का है, सब कुछ पढ़ते आइए पीछे से सब कुछ। ओके, चलिए अब इसके आगे, अब सवाल ये रहा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो आपको मैं डिफिनीशन पूरी थ्योरी पीछे पढ़ाया हूँ, सब तैयार होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट, और मैं बताया था कि जस्ट उल्टा करिएगा, तो जहाँ पर मिनिमम आया है वहाँ पर मैक्सिमम करना है। तो दैट मैक्सिमम वेवलेंथ एबव विच emission of electrons is not possible, that maximum wavelength is known as threshold wavelength। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में उसके नीचे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उसके ऊपर नहीं होता, यानी कि उसके नीचे होता है, उसके ऊपर नहीं होता। वेरी फैंटास्टिक। अब जैसा देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, यदि मान लीजिए डाटा याद है आपको तो सीधे मार देंगे, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा, तो फिर समय लगेगा, इसलिए तो जरूरी था आपको याद रखना इसको। क्लियर? तो चलो बेटा, तो अब यह करोगे कैसे? तो जानते हो कि E बराबर क्या होता है बेटा? HC/E इंटू लेमडा। अब E का मान दिया हुआ है, E का मान दिया है, कितना दिया है E का मान? E का मान कितना दिया है? 1.875 इंटू क्या? देखिए अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू चाहिए ना, चलिए इस वैल्यू पर ऐसे कर दीजिए, पहले यहाँ से ले लीजिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो लेमडा की वैल्यू ले लीजिए। तो लेमडा बराबर कितना हुआ? लेमडा बराबर, देखिए तो लेमडा बराबर कितना होगा बेटा? तो लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी ना, कितना? HC। तो देखो, तो E अच्छा अभी किस में है? वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है यह। तो लेमडा बराबर कितना आ गया? HC/E इंटू E हो गया बेटा। अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, जूल में लाना है, मीटर में बदलना है, तो लेमडा बराबर क्या करिएगा? HC/E का मान देखिए, E यहाँ नीचे है, E और इंटू E कर दिया, E से E क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो लेमडा बराबर कितना आ गया? HC/E कर दिया, HC/E। ओके, बस वैल्यू निकाल दीजिए, लेमडा का मान दिया ही है, E की वैल्यू रख दीजिए। E किस में रख देना है अब आपको? जूल में, E जूल में है, अब सीधे E का मान जूल में रख दीजिए। लेकिन तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए एग्जाम में मैं आपको बताया था कि ये वैल्यू, एक वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। हाँ, अब आप कहेंगे सर कि इससे अलग आएगा तो आप क्या करेंगे? तो एक जब वैल्यू एक बाउंड्री पता रहेगी आपको, तो उससे कम है तो भी, उससे ज़्यादा है तो भी, वहीं से अपना आंसर डिसाइड हो जाएगा फटाफट। क्लियर? आइए, ये हाँ देखिए, अब इसको जो लास्ट वीडियो है ना, ये है पार्ट 8 और पार्ट 7 में पूरा ज़बरदस्त हमने प्रूफ किया हुआ है, सब कुछ बताया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे करोगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करोगे, लास्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन बेटा। चलिए वहाँ पे देख लीजिए ठीक से। हाँ, अब आ जाइए यहाँ आंसर डिसाइड करना, कैसे देखते ही कैसे आंसर मारेंगे बिना सॉल्व किए हुए। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं
कि जो यह एनर्जी है वह किसके करस्पॉन्डिंग है, 6600 के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो एनर्जी दी हुई बेटा यही फाई है ना, फाई है ना, यानी कि वर्क फंक्शन है ना। आप वर्क फंक्शन जानते हो, एच सी अपन क्या होता है बेटा, एच सी अपन लेमडा नॉट होता है, यह वर्क फंक्शन होता है ना। मीन्स कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट बराबर कितना दिया है आपको, सीधे यदि वैल्यू याद है तो सीधे लिख दिया आपने 6600 दिया हुआ है, 6600 एंगस्ट्रॉन दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इतना हुआ 6600 एंगस्ट्रॉन। अब निशान मारते समय, क्वेश्चन में आंसर मारते समय अब आपको ये देखना है, चेक करना है कि उसका डेफिनेशन सही से याद हो, नहीं तो फिर इतना याद भी है तभी गलती हो जाएगी। कैसे 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 गलत होने की चांसेस है, देखिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसके नीचे का जो वेवलेंथ है, उससे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं कर सकती। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो ठीक उसी का उल्टा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं कर सकता। अब जब यह 6600 है, 6600 से ऊपर कौन है जैसा देखिएगा, नंबर 1 यह जो है देखिए लेमडा 4 ये नहीं कर सकता, पहले ही क्लियर हो गया, नहीं कर सकता। फिर अब देखिए 66 से ऊपर कौन है, 6650 है, देखिए यह नहीं कर सकता, यानी कि लेमडा 3 और लेमडा 4 नहीं कर सकते। तब कौन कर सकता है, 1 और 2। तो 1 और 2 और 3 ये गलत हो गया, लेमडा 3 और 4 ये भी गलत हो गया, 1 और 4 भी गलत हो जाना है। तो कौन सही हुआ, यस लेमडा 1 और लेमडा 2, लेमडा 1 और लेमडा 2। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब लेमडा ऑफ इंसिडेंट लाइट विल लेस देन और इक्वल टू लेमडा नॉट। नोट करिए, अच्छी तरह से नोट करिए इस लाइन को। इलेक्ट्रॉन का एमिशन तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो कंडीशन फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद हो गया, तैयार कर लिया। अब देखिए यदि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहेगा तब कैसे लिखिएगा कंडीशन को, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। क्या बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, हाँ बिल्कुल पक्का, जब बराबर होता है तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, याद रहे। हाँ लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी कि जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, क्या बोला फिर से सुनिए, जब कभी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इमिशन होता है, लेकिन जीरो लिखेंगे आप ऐसे ही कि जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होगा लेकिन उसके बाद जीरो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कहीं जाएगा नहीं, सरफेस के ऊपर ही रहेगा। अब मैं कहूँ कि क्या वेवलेंथ जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, आप कहेंगे यस श्योर होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा बट विद द जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप कैसे डिसाइड करोगे, क्लियर होगा बेटा। तो कहीं पर भी आपको एनर्जी दी हो तो पीछे अभी एपिसोड में मैं सब सिखाया हूँ आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि 12375 बटा लेमडा। क्लियर? अभी बहुत ही स्मार्ट ट्रिक बताया आपको ना, क्या फिर से देख लीजिए एक बार। क्या बेटा, ई बराबर कितना होता है, जल्दी बोलिए, एच सी अपॉन लेमडा होता है ना, एच सी अपॉन लेमडा को किस में रखना है, एच सी अपॉन लेमडा को रख दिया, सॉल्व कर दिया, जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आती है, जल्दी बोलिए, वो आती है जूल में। लेकिन चलिए यहाँ हटा दूँगा, किसी की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन जब कभी आप ई एनर्जी निकालनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो देखो बेटा, एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ से डिवीजन कर दोगे, लेमडा ले लोगे, लेमडा की वैल्यू लोगे एंगस्ट्रॉन में। और मैं कल वाले वीडियो में मैं आपको सिखाया हूँ सब कुछ कि यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉन का मान इसमें लिया जा चुका है,
देखो बेटा, तो एंगस्ट्रॉन है ना, यह देखो एंगस्ट्रॉन को ले लिया, ये इतना ले लिया, ये इतना ले लिया, ये इतना ले लिया। इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है 12,375, 12 ना, 12,375 एंगस्ट्रॉन इसकी वैल्यू आई थी। क्या बचा हुआ है अभी? लेमडा। लेमडा, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट ट्रिक, अंडरलाइन करिए ना। लास्ट वीडियो में बहुत यहाँ पर बहुत ही गजब का सब एक्सप्लेन है। लास्ट वीडियो में जा करके पढ़िए, अच्छी तरह से पूरा पढ़ लीजिए, तब इस वीडियो को पढ़िएगा ठीक से। हो गया बेटा? तो 2 लाइनें अच्छी तरह से फिर से नोट कर लीजिए, ना नोट किए हो तो। दिस एंड दिस 12,375, दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट ट्रिक। हो गया? आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब याद रहना चाहिए, जितने भी ना, ये सब याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम में वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है आपको। नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही तो मेन है। तो ऐसे प्रोसेस को सीखना है जिससे बहुत ही शॉर्ट टाइम में वेरी फास्ट आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। चलिए आज बेटा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन में 2 जार दिया। मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बेटा लिखने में टाइम लगेगा, जल्दी फास्ट लिख देता हूँ। ये 2 जार दिया हो बेटा, जार यह है 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस इसमें भरी हुई है। और ये जार का नाम आप रख दीजिए, मान लीजिए A नंबर है। एक दूसरा जार है, सिमेट्रिक जार है, एक दूसरा जार है जिसमें दूसरी गैस भरी हुई है, जिसमें हीलियम भरा हुआ है। 127 डिग्री सेल्सियस पर है, इसमें हीलियम भरा हुआ है, हीलियम गैस भरा हुआ है। ये जार B है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ, व्हाट इज द, ऐसे फिर से देखिएगा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। चले, मीन्स कि यदि यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, यदि इनका वेवलेंथ लेमडा 1 है और यहाँ पे जो गैसेस हैं यदि उनका लेमडा 2 है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे? स्टार्ट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कर रहे हैं? चलिए, तो वीडियो यहीं पर रोक दीजिए, रोक करके इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद तब फिर मिलाइए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। आ जाओ बेटा, देखिए तो हम लोगों को डी ब्रॉय वेवलेंथ का हम लोगों को बताना है रेशियो। चलिए देखा जाए कैसे करेंगे। जानते हैं कि कोई भी बॉडी चाहे छोटी हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, यदि वह मोशन में है ना, यदि वह मोशन में है, यदि वह मूव कर रहा है, यदि मोशन में है, तो उसके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ जरूर होगा, पक्का होगा। श्योर ना? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ श्योर होगा। अब आप क्या करते हैं? हाँ, तो मेन बेसिक फार्मूला
डी ब्रोगली वेवलेंथ का मेन बेसिक फार्मूला क्या है? डी ब्रोगली कहिए प्रोनाउंसिएशन या चाहे डी ब्रॉय कहिए, तो जनरली हम लोग डी ब्रोगली लिखा रहता है या यहाँ वगैरह ना, तो कोई भी शब्द यूज़ कर लीजिए। चलो बेटा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर क्या होता है आपको पता है क्या होता है बेटा? तो आप जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है H/P या लेमडा बराबर होता है H/mv, जो बेसिक फार्मूला है इसका, जो बेसिक फार्मूला है नंबर 1। स्टार्टिंग यहाँ से ही करेंगे आप। यदि हम लोगों को mv का मान पता चल जाता mv, तो आप लेमडा का मान निकाल देते, कुछ भी करना नहीं है। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला जानते हैं कि जहाँ से आप mv निकाल सकें? कोशिश करिए। चलिए आ जाइए, यहाँ पर जो भी गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, सपोज करिए कि इस गैसियस मॉलिक्यूल का मास है m और इसकी वेलोसिटी है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, तो आइडियल गैसेस आप पढ़ चुके हैं, मालूम होगा कैसे लिखते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी जल्दी बोल दो, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो हाफ mv² इक्वल टू कितना होता बेटा 3/2 एक मॉलिक्यूल का kT, 3/2 kT। माइंड है यार, हाँ अब ये याद रहना चाहिए। अब यदि पहली लाइन आपको नहीं मालूम, यह क्वेश्चन कदापि सॉल्व नहीं होगा। यदि आपको ये पहली बात गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो आप इस क्वेश्चन को कदापि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से 2 से 2 हटा दीजिए, हटा दिया, क्या मिला आपको mv² इक्वल टू 3 kT हो गया। यदि हम लोग नीचे ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, m से मल्टीप्लाई करें, m से डिवीजन कर दें, मान में तो कोई अंदर पड़ेगा नहीं ना, मान में कोई अंदर नहीं पड़ेगा बेटा। चलिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए यहाँ कर दिया जाए, तो m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m से हम डिवीजन कर दें, तो मान में तो कोई वैल्यू में अंदर आया नहीं, इधर तो ऐसे ही रख दिया जाए, केवल लेफ्ट हैंड में नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने m से, तो 3 kT उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना बेटा। चलो, लेकिन अभी ऊपर स्क्वायर बन गया, या देखिएगा अब ऊपर क्या आ गया, अब ऊपर आ गया m² v² m इंटू क्या 3 kT आ गया। अब ये p का स्क्वायर बन गया, p² बराबर कितना हुआ, तो 3m, इस m को राइट हैंड भेज दीजिए, तो 3m के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो p बराबर कितना हुआ, √3m kT। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो यदि आप कहीं पर भी देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बार बार आपको ये क्वेश्चन आएगा, क्या यही नहीं, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, डिफरेंट क्वेश्चन आएगा ना। तो आपको एक मास्टरपीस बनना होगा उसको सॉल्व करने में, कि कहाँ से क्या, हर क्वेश्चन में क्या निकालना होगा। देखिए हर क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ मान की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, लीनियर मोमेंटम p का मान निकालना होगा, या नहीं तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आइंस्टीन के इक्वेशन से आएगा, या नहीं तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस यही 3-4 मेन पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आते हैं। बस ये 3-4 पॉइंट मेन पॉइंट हैं ये। आइए अब चले जाए, देखा जाए बेटा, p की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, तो जब p की वैल्यू निकाल लिया तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। अभी यहाँ देखिए लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर h/p, p का मान निकाल चुके, तो लेमडा 1 का मान तो सीधे निकल गया। अब आ जाइए यहाँ पर चलता हूँ बेटा, अब यहाँ से आ जाइए, इधर चलते हैं, तो हाँ ओके, अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, अब लेमडा का मान निकाल दिया जाए, तो लेमडा बराबर कितना हुआ, h/, देखिए m1 है, लेमडा 1 है, तो लेमडा 1 या लेमडा का वाले फार्मूला बना दीजिए, तो h/p, p की वैल्यू ऐसा पे क्या रख दूँ, √3m kT,
ये फैंटास्टिक फार्मूला नोट करिए, लिखिए रेड पेन से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूट 3m/kT होता है। अंडरलाइन करिए इसको, इक्वेशन को कर लिया। अब जब यहाँ तक हो गया, हाँ नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फास्ट हो गया। तो जब यहाँ तक हो गया, अब बहुत ही आसान है, देखिए लेमडा 1 अपान लेमडा 2 विल बी हाउ मच नाउ। तो अब यहाँ पर हाँ √3 इसमें भी आएगा, देखिए h और h दोनों में है, तो h कैंसिल हो गया और √3 दोनों में आएगा, वो भी कैंसिल हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हमेशा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तीन चीज़ें कैंसिल होने जा रही हैं, h √3 और k, ये कैंसिल होगा। क्या m भी बराबर होगा? नहीं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, तो m तो बराबर होगा नहीं। टेम्परेचर वो भी अलग अलग होगा, तब फिर क्या होगा? चलिए आइए, कैंसिल करने के बाद क्या मिला हम लोगों को? इन्वर्सली है ना बेटा, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m एंड t। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्या आया, अंडर रूट m इन्वर्सली है ना बेटा, तो 1 ऊपर है तो m2 हो जाएगा, तो m2 t2 अपान m1 इंटू t1। क्लियर हो गया? तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 रेशियो पूछा था, अंडर रूट m2 अपान m1 इंटू t2 अपान t1। आइए अब पहुंच गए होंगे सब लोग, यहाँ तक हो गया लाइन। चलिए हटा दूँ इसको, अब फाइनल आंसर निकाल दिया जाए। हाँ फाइनल आंसर, चलो अब इसका फाइनल आंसर देखा जाए तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर कितना हुआ, m2 मीन्स हीलियम गैस मोनोटॉमिक है ना बेटा, तो हीलियम मोनोटॉमिक और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डाइटॉमिक गैस है ना बेटा, मोनोटॉमिक और डाइटॉमिक गैस है। चलो तो जानते हैं कि हीलियम 2He4, हीलियम 2He4, तो 2He4 यानी कि हाइड्रोजन का ट्वाइस मास कितना हुआ, हाइड्रोजन का ट्वाइस, तो m2, चले m2 बराबर कितना हुआ, तो हाइड्रोजन का जस्ट ट्वाइस, हाइड्रोजन का ट्वाइस हो जाएगा बेटा, तो m2, तो हाइड्रोजन का ट्वाइस यानी कि इसका मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का जस्ट ट्वाइस हो जाना है, तो हाइड्रोजन का जस्ट ट्वाइस यानी कि, चलो बेटा, तो 4/2 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाना है, या टेम्परेचर देखिए कितना होगा, 27। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट में रहेगा, गैसियस स्टेट में हमेशा टेम्परेचर एब्सोल्यूट में रहता बेटा, तो 27 प्लस, हाँ तो T1 कितना हो गया, 27 + 2 73 केल्विन, हाउ मच, तो ये हो जाएगा 27 है ना, तो 300 केल्विन हो गया। और इसका टेम्परेचर कितना आया देखिए, इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 127 है, तो 127 + 273 मीन्स 400 केल्विन, तो कितना हो गया, हाँ चल बेटा, तो ये क्लियर है ना, हाँ ठीक है। चलो बेटा अब आ जाओ यहाँ पर जोर सा, तो ये कितना हो गया, और यह कौन सा फार्मूले में किसको पहले रखना है हम लोगों को किसको रखना है पहले, T2 मीन्स कितना हो गया, 400, तो 400 केल्विन अपान T1 मीन्स 300 केल्विन, केल्विन कैंसिल, 00 बेटा, 00 हटा दो और 2 से इसको कट करो, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू हाउ मच, 4 × 2, एक 2 से कट गया बेटा, 2 से कटा गया है, तो 2 8 हो गया,
√8/3। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब आपको जो ऑप्शन दिया गया था बेटा वो बता दूं क्या दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ था बेटा, ए ऑप्शन था देखो बेटा, ए ऑप्शन था 8/3, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था √3/8, सी ऑप्शन है 3/5, √3/5 और डी ऑप्शन था बेटा √5/3 था। ये था इसका ऑप्शन। तो हम लोगों को किस पर निशान मारना था? 8/3, फर्स्ट इज द आंसर। क्लियर होगा बेटा? हीलियम गैस और हाइड्रोजन का जस्ट ट्वाइस हीलियम का मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा बेटा। हो गया? हीलियम मोनोटॉमिक है, 2He4। तो हीलियम गैस का 2He4 यानी कि 4 हो गया मास, उसका मास नंबर 4 हो गया। हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है बेटा, तो हाइड्रोजन डाई में इसका होता है 1, तो 1 AMU और इसका कितना था 4 AMU, तो इसका 4 AMU और इसका 1 AMU, लेकिन डाई एटॉमिक होने की वजह से 2 हो गया, ट्वाइस हो गया, यानी कि 2 हो गया यहाँ पर। ठीक। और टेम्परेचर, बात है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है आपको? एब्सोल्यूट में रखना है। तो कभी भी कहीं पर भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, यदि गैसियस मॉलिक्यूल है बेटा, यदि गैस नाम उसमें आ गया है, गैसियस मॉलिक्यूल यदि है, तो कीप इन माइंड ऑलवेज कि जब भी गैसियस वर्ड आ गया, गैस मॉलिक्यूल नाम आ गया, तो कभी भी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट वगैरह में टेम्परेचर नहीं रखा जाता, हमेशा एब्सोल्यूट में रखा जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए अपने फर्स्ट क्लास का, बैठा लिया? क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कर बेटा। न्यूमेरिकल, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स में STP सर। ओके, ज़बरदस्त। तो चलिए, तो ये था बेटा प्रोसेस ना। तो अच्छा, अब देखो, यदि ये क्वेश्चन है, मान लो यदि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तभी आइडिया लग गया कि हाँ इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है। यदि एक क्वेश्चन न सॉल्व हो और अचानक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, तो खान दिमाग वहाँ पर जाएगा कि क्या करूँ, कैसे करूँ। डी ब्रॉगली, पता चला कि लैम्डा बराबर छपाने हम भी याद है, वहीं लेके बैठे हुए ना। हाँ चलिए, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नोट कर लिए सब लोग? हाँ, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। हटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोगों का। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ ओके, कमान। चलो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। Let stationary proton and alpha particle accelerates with same potential then what will be ratio of de Broglie wavelength? De Broglie wavelength. Number 1 option is given √2. B option 1/√2. C option 2. D option 1/2. मारिए आंसर फटाफट जल्दी से।
हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर लगने जा रहा है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, क्या, क्यों, कैसे, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। चलिए सॉल्व करिए। हो गया? चलिए रुक वहीं पर वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए आ जाओ भाई। तो हाँ, एक चीज़ जरा सा अलग से मैं बताऊँ यहाँ पर बेटा, कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं पर भी, कोई भी पॉइंट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अच्छी तरह से सीख लो उसको। तो इसलिए मैं छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें ना सब कुछ हम यहाँ पर बताते हैं आपको। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कोई छोटी सी बात ना आ रही हो, तो 20 से और अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। यदि आप फिजिक्स 0 जानते हैं, नो प्रॉब्लम, वीडियो 0 से स्टार्ट करिए, 1 नंबर से स्टार्ट करिए, लास्ट तक चले जाइए। हर चैप्टर का अच्छी तरह से नोट्स बनाइए फर्स्ट क्लास का। देखिए आपके लिए फिजिक्स कुछ रह ही नहीं जाएगी फिजिक्स आपके लिए, पक्का, प्रॉमिस। चलिए फिलहाल आ जाओ बेटा। तो अब यहाँ पर हाँ, अभी चीज़ मैं बताने जा रहा था आपको कि जैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब बात करते हैं तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिख दिया बेटा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बेटा, यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छी तरह से नोट करें बेटा, छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें। यदि मैं E का मान रख दूँ, E क्या है यहाँ पर? E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसा? माइनस चार्ज। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो यदि हम E का मान यहाँ पर रख दें तो कितना आया? 1 E का मान रख दे रहा हूँ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्टेज, वोल्ट है बेटा। तो अब ये ज्यों ही वैल्यू रखा ना, ज्यों ही वैल्यू रखा V वोल्ट है यार, तो यह वोल्ट, इतना वोल्ट हो गया बेटा। अब ये कितना, ये क्या है? चार्ज है, चार्ज है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये वोल्ट है। ये पूरा मिला करके अब इसकी यूनिट हो गई बेटा, इतना जूल अब बन गया यार। यानी सीधे शब्दों में कहूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। मीन्स कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ हो ना, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ हो और उसमें यदि इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो वह जूल बन जाएगा। और यदि कहीं पर जूल दिया हुआ हो, यदि कहीं पर जूल दिया हुआ हो तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवीजन कर दोगे तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। पक्का? तैयार हो गया? चलो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके बराबर होती है? तो क्लियर हो गया कि यहाँ इतनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये तो तैयार हो गया बेटा, क्लियर हो गए ना? ओके चलो अब इस बात पे आ जाओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन देना हो तो कैसे दोगे? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ये तो हो गया क्लियर, पक्का। चलो तो अब ये क्लियर हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। मैं कहूँ कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻19 से हाँ लेफ्ट हैंड आगे डिवाइड कर दो। ये भी क्लियर हो गया। अब इसको डिफाइन करना है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू का फार्मूला की बात रही। अब डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुम क्या समझते हो। चलो चलो देखो कि क्या होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन
यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कहीं पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं ऐसा वैद्युत क्षेत्र हो जो 1 वोल्ट हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो, 1 वोल्ट का। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले फील्ड में रख दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त की जाती है ना, उस एनर्जी की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम ही है एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट में जो एनर्जी प्राप्त करता है उसी को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? और यह है कन्वर्जन का फार्मूला। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। तैयार हो गया होगा आपका, पक्का उम्मीद है ना कि आपका अभी को थोड़ा भी कंफ्यूजन भी रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल वगैरह में, अब नहीं होगा। चलो हाँ, अब आ जाओ, अब अपने क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि लेट स्टेशनरी ना प्रोटॉन, तो एक स्टेशनरी प्रोटॉन है बेटा और एक अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा, यह एक प्रोटॉन है ना, यह एक प्रोटॉन है और यह एक अल्फा पार्टिकल है। ये दो हैं, एक ही वैद्युत क्षेत्र यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो फील्ड लगा है यहाँ पर, जो फील्ड है ना वह एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। V पोटेंशियल डिफरेंस में रखे हुए हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पास कुल एनर्जी कितनी होती है? तो उसके पास बेटा एनर्जी होती है W बराबर QV। कीप इन माइंड, W बराबर QV, सो मच जूल एनर्जी होती है इसके पास। W वर्क डन करना पड़ता बेटा उसको पोटेंशियल डिफरेंस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाते समय वर्क डन होता है। W बराबर QV। Q इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट यू कैन से नाउ दैट एनर्जी E इक्वल टू QV, क्या जूल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल है बेटा, जूल्स। ओके, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। अब जैसे मान लो कि यह मास इसका है m, इसका मास m है, एक पार्टिकल ले लिया जाए, पहले इसका मास m है, तो इसके पास एनर्जी कितनी हुई? तो इसके पास यदि एनर्जी मैं कहूँ कि E बराबर कितना हो गया बेटा, तो एनर्जी तो होती है इस नंबर 1 मान लो, तो एनर्जी तो खोती है, जानते ही हो कि मास m है और v वेलोसिटी से मान लो ये मोशन कर रहा है, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जब इसी वेलोसिटी है v, मान लीजिए इसी वेलोसिटी है v ना, या इधर डायरेक्शन भी सही बना दिया जाए। चलो मान लो ये ऐसा m है और ये मान लो इसकी ये v है, इसी वेलोसिटी है। ये अल्फा पार्टिकल है, इसी भी वेलोसिटी मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया जाएगा बाद में। अभी ये मान लो इसी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी के पास कितनी हो गई? मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv² हो गया ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। दोनों को बराबर कर दीजिए, यह और ये दोनों बराबर होंगे, हाफ mv² बराबर किसके हुआ? QV हो गया। नीचे ऊपर m से मल्टी 2 उधर ले जाइए और नीचे ऊपर m से मल्टीप्लाई करिए, तो m² v² अपान m इक्वल टू 2QV हो गया। आ जाइए अब, चलो अब आ जाओ, देखो इधर आ जाइए, यहाँ से इधर आइए। अब देखो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं p²/m बराबर, देखिए यहाँ पर p हो गया, p²/m बराबर किसके हुआ? p²/m बराबर किसका बेटा? p²/m बराबर किसके हुआ? 2QV हो गया। अब p² का मान निकालिए, p² बराबर कितना हुआ? 2mQV हो गया। p की वैल्यू निकालो, p बराबर √2mQV। यस, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। यस, तो हम लोग फिजिक्स की धुनाई कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ओके कमान, या देखो, तो अब या देखो बेटा क्वेश्चन कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल है तो कैसे सॉल्व करोगे, टेम्परेचर का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्लियर, और आइंस्टीन इक्वेशन पर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे। ज़बरदस्त, अच्छी तरह से तैयार करो, ठीक।
आ जाओ, देखो यहाँ तक पहुँच गया बेटा। अब P का मान ही निकालना होता है और इसके बाद तो जानते ही बाकी का काम क्या करना होता है। चलो फटाफट कर दिया जाए, आ जाओ। तो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है ना, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल बेटा। आ जाओ चलो। तो जानते हो कि लेमडा जब P का मान निकल गया तो लेमडा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेमडा बराबर क्या हुआ, एच बाई एम वी पी एच बाई पी। तो लेमडा बराबर एच अपान पी का मान निकाले हुए हो अंडर रूट 2 एम क्यू वी। दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला, दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला। जो आपको निकालना था वो आ गया ना, ये मेन फार्मूला। अब यहाँ से आपको केवल अपना आंसर डिसाइड कर देना है कि आंसर क्या होगा। चलो बेटा, अब एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। वोल्टेज दोनों एक ही फील्ड में रखे हुए, वोल्टेज एक ही है ना, वोल्टेज एक ही, दोनों एक ही फील्ड में रखे हुए हैं। चलो बेटा, लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा बराबर किसके होगा, ध्यान देना बेटा। एच इन्वर्सली है लेमडा और ये इन्वर्स में है, तो एच से कैंसिल, एच डिवाइड करो बेटा तो एच कैंसिल हो जाएगा और रूट टू दोनों में आएगा तो एच कैंसिल हो जाएगा ना। तो फिलहाल करके बता दूं क्या, आ जाओ करके दिखा देता हूँ। एच अपान अंडर रूट क्या 2 एम पी में मतलब प्रोटॉन, क्यू तो क्यू मीन्स बेटा क्यू मीन्स क्यू पी प्रोटॉन का। वोल्टेज एक ही था अंडर रूट, अब देखो उल्टा होगा ना, रिवर्स होगा डिवीजन करोगे तो ऊपर अब जा रहा है, देखो क्या 2 एम अल्फा क्यू अल्फा, पोटेंशियल तो एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एच से एच हटा दो, रूट 2 से रूट 2 हटा दो। चलो अब देखो क्या आया, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा बराबर क्या है बेटा। चलो तो फिलहाल ऑप्शन नोट कर लिया ना, देख लो जल्दी ऑप्शन नोट करो, मैं हटा दूँ मिटा दूँगा इसको। हो गया, चलो सब हटा दें यहाँ से। चलो देखो अब आंसर क्या आ रहा है, हो गया। चलो ये भी हो गया होगा, इधर सब हो गया, देखिए चेक करिए। आ जाओ हटा दिया जाए। हटा, अब जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा हुआ है, तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा बराबर अंडर रूट एम अल्फा अपॉन एम पी इंटू क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी, और वी से भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों एक ही फील्ड में रखे हुए हैं। तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा बराबर कितना होगा, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ द प्रोटॉन। तो जानते हो कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU अपॉन एम, इसा प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो मीन्स 1 और इसी का जस्ट 4 टाइम्स, तो 1 AMU इंटू चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या लिखते हो, 2He पर 4, 2He पावर 4, तो 2 यानी कि 2 ट्वाइस 2, जिसके जितना 2E लिख दिया जाए अपान, और इस पर कितना होगा 1 प्रोटॉन का चार्ज होगा, मीन्स कि प्रोटॉन ही है तो प्रोटॉन ही हो गया, तो 1 मीन्स 1 लिखने जो बेटा E लिख दिया जाए ना। तो E से ही कैंसिल, MU कैंसिल, बचा क्या 4। तो आया कितना, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा बराबर कितना हुआ, हाँ कितना हो बेटा। तो इसका आंसर कितना के आसपास आएगा, हाँ बेटा हो गया। तो सॉल्व कर दीजिए। अब कितना हो गया, या 8 हो गया या 2 निकाल दिया, ऐसे कर दिया, 4 का रूट बाहर कर दो, तो 2√2 अपॉन 1, 2√2 अपॉन 1। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, क्लियर। हाँ अच्छा, अब जैसा ऑप्शन देखो, जैसा ऑप्शन उठा कि ऑप्शन में था कि नहीं,
ऑप्शन में एक ऑप्शन यदि नहीं होगा ऑप्शन तो सही कर लीजिएगा। वहाँ पर एक ऑप्शन है बेटा कि 1/, हम लोग जहाँ पर √2 लिखे हैं ना, तो यह 1/, जहाँ √2 लिखे बेटा सही कर लेना उसको। 1/√2 जहाँ पर लिखे वो 2√2 है, और जहाँ पर √2 लिखे बेटा वहाँ पर 2√2 है। ऐसे कर दीजिएगा, ऑप्शन बदल दीजिएगा। यानी ऑप्शन में फिर से लिख दूँ, यह ऑप्शन था, हाँ बेटा यह ऑप्शन नंबर है सी। किसी नंबर पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 ऑप्शन इसमें बना लीजिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 2√2/1 मीन्स दिस इज द आंसर। मारना था किस पर निशान, दैट इज द आंसर। हो गया। चलिए, तो ये था हम लोगों का कि कहीं पर भी कोई भी चार्ज, देख बेटा है क्या कंसेप्ट कि कहीं पर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। यदि वह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, और यदि वह नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में उस पर फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी कि वेलोसिटी पहले से यदि रेस्ट में है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, पहले से यदि मोशन में है u वेलोसिटी से चल रहा है तो v बराबर u प्लस at करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अच्छा, वेलोसिटी वहाँ से निकल गई। उस पार्टिकल का मास मालूम ही है, उस पार्टिकल का मास पता ही है, तो जब उसका मास मालूम है तो वहाँ से लीनियर मोमेंटम निकल जाएगा। डी ब्रॉगली यानी कि डी वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p। तो p की वैल्यू लीनियर मोमेंटम निकाल लेना है, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, लैम्डा बराबर h/p, p का मान रख दिया, जो भी है p का मान रख दिया, ठीक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अल्फा प्रोटॉन दे देगा, सेम एनर्जी दे देगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन बना करके आपको दिया जाएगा। तो अभी हम देख रहे होंगे आप लोग, ये 3 एपिसोड लगातार हमने आपको न्यूमेरिकल बताया है, यानी कि शायद नंबर 5 भी है न्यूमेरिकल ही था, तो नंबर 5, 6, 7 5 शायद न्यूमेरिकल था, 6, 7, 8 तो पक्का न्यूमेरिकल है। तो 6, 7, 8 हमने आपको न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का समझाया। तो अब हमारी समझ से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली ना या 100% कहा जा सकता है कि अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पर आपका 100% अब आपके मुट्ठी में हो गया होगा, आपके ग्रिप में हो गया होगा ना। और फिजिक्स मुट्ठी में, तो जानते हैं कि नीट और IIT दोनों मुट्ठी में अपने। हाँ, फिजिक्स सही होती है बेटा जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट परेशानी होती है स्टूडेंट को, समझ रहे हो ना। तो फिर ज़बरदस्त तैयार करिए, देखिए बहुत आसान है, सब कुछ है नहीं, अच्छी तरह से बस उसे कंसेप्ट को समझ। अब जैसे मान लीजिए पहला वीडियो नंबर देखा नहीं, दूसरा नंबर देखा नहीं, तीसरा नंबर देखा नहीं, चौथा देखा नहीं, सीधे इसी वीडियो को देख रहे हैं, तब आप ज़रूर परेशान होंगे, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर शुरू करिए तो उस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1 देखिए। नंबरिंग पड़ी होती है हर वीडियो पर, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिस्टमैटिक बढ़िए, क्योंकि पढ़ाने की जो ना टेक्निक होती है बेटा वह 0 से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप 0 फीस जानते हो डज नॉट मैटर, तो 0 से स्टार्ट होती है और पहुंचाते हैं उस लेवल पर, उस टॉप लेवल पर जहां से आगे आपको फिजिक्स नहीं जाननी है। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य मास्टर नहीं बनना फिजिक्स का, आपका उद्देश्य बनना है, आपको एम्स में डॉक्टर बनना है ना, नीट क्वालिफाई करना है, या नहीं तो फिर आपको अच्छे द बेस्ट IIT इंस्टीट्यूट में जाना है, ये उद्देश्य है। क्लियर? यदि बोर्ड के स्टूडेंट है, फाउंडेशन है, तो बोर्ड में अच्छे मार्क लाना है ना, तो अच्छी तरह से बस तैयार होना चाहिए ना, ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए, ठीक। फिर आप अभी आगे चलिए। तो 1-2 न्यूमेरिकल अभी टाइम है थोड़ा सा, तो अभी एक न्यूमेरिकल मैं और लेता हूँ, फटाफट ले लिया जाए। चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन, तब तक मैं क्वेश्चन बोल दूँ बेटा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डबल कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम्स, हाँ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डबल, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। चलिए लिखिए जल्दी फटाफट। लेट, हाँ लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखिए कि लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन becomes double, then what will be effect on de Broglie wavelength of electron? इलेक्ट्रॉन तो नंबर 1 हाफ हो जाएगा ना, यानी कि ऐसे लिखा हुआ बेटा कि λ2 इक्वल टू λ1/2 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, λ2 इक्वल टू 2λ1 हो जाएगा। सी ऑप्शन, λ2 इक्वल टू √2λ1 हो जाएगा। डी ऑप्शन, λ2 इक्वल टू λ1/√2 हो जाएगा। मार दीजिए, जो अच्छा लगे निशान मारिए जल्दी। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, हाँ सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया, मैं करूं? चलिए आप बंद करिए, वीडियो रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए कौन सा आंसर आता है। चलिए आइए मैं स्टार्ट कर देता हूं तो बेटा। चलो तो अब फिर वही देखिए, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कह रहा था बेटा, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, चाहे लिथियम आयन हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। आपको केवल 2 चीज़ें पहचाननी होंगी कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पर चार्ज कितना है, उसका मास कितना होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें न गलत होने पाए, आंसर आएगा, पक्का आएगा, श्योर आएगा। चलिए आ जाइए, फिर वही बात, वहीं से स्टार्टिंग, जस्ट वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जानते ही हो कि ½ mv² होता है। ½ mv² बेटा देखो, अब यहाँ से ध्यान देना, mv² का यदि मान निकालूँ, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान निकालूँ तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आया ना, नीचे ऊपर m से मल्टीप्लाई किया तो m²v² हुआ बराबर E काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख दिया जाए, E के लिख दिया जाए ना, या 2E लिख देता हूँ, केवल बस 2E लिख देता, हो गया। अब चलो आगे बढ़ जाइए, ये हुआ p², तो p²/m बराबर 2E हो गया बेटा। E जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E के रहने ही देता, नहीं तो हाँ हो गया। तो अब जा देखना बेटा, अब P का मान निकालना है ना, P की वैल्यू निकालनी है। P बराबर कितना हुआ, 2mE/√। P की वैल्यू आ गई, हो गया, P की वैल्यू आ गई बेटा। अब चलो, जब P की वैल्यू आ गई तो लेमडा बराबर कितना हुआ, h/p, P मीन्स √, क्या 2mE/, 2mE/, हो गया। चलिए अब ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब λ1 λ2 करके पहला केस, दूसरा केस, λ1/λ2 बराबर कितना हुआ बेटा। चलो देखो, h और √2 कैंसिल होना है, कैंसिल हो जाएगा, तो आया कितना, आया ये m2, 1 ऊपर है ना, तो m2 रिवर्स है, m2 हो जाएगा ऊपर, तो m2/m1 इंटू क्या E2/E1 हो गया बेटा। चलो ये आया फार्मूला आपका हम लोगों का। अब इसके बाद क्या हुआ फिर आगे, चलिए हटा दिया जाए इसको। हाँ अब जा देखो, आगे जाइए, अब देखो बेटा यहाँ पर तो E2, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ से सीधे ऊपर आ जाइए, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि λ1/λ2 बराबर क्या हुआ, λ1/λ2 बराबर क्या हुआ, m2, तो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही है, मास में तो कोई अंतर पड़ा नहीं बेटा,
तो जब मास में अंतर नहीं पड़ा तो m/m ही रहा और इंटू अंडर रूट में क्या हुआ, देखो E2 को बोला है 2E1, तो ये हो गया 2E1 ना अपान E1, E1 से E1 कैंसिल, m से m कैंसिल, λ1 अपान λ2 बराबर कितना हो गया, √2 ना बेटा। देखो λ1 अपान λ2 बराबर क्या हुआ, √2, तो हमको λ2 चाहिए, तो λ2 बराबर कितना हुआ, λ1 अपान √2। ओके ना। अच्छा अब देखो बेटा, अब यदि ये फार्मूला, अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये फार्मूला आपको सीधे याद रहता ना, देखिए ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है यहाँ पर, मीन्स कि बिना कुछ किए कैसे मारते निशान, बिना कुछ किए कैसे मारते निशान, जरा देखिए, जानते हो कि P बराबर ना √2m ना 2m/E होता है, सीधा ये फिक्स है। हाँ बेटा ये हमेशा फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का यही पर रिलेशन है, ये हमेशा फिक्स है। तो जब हमेशा फिक्स है तो करना क्या था, P प्रोपोर्शनल टू 1/√T, तो ना P प्रोपोर्शनल टू 1/√T, P का मान निकाल करके यहाँ पर ला करके वैल्यू पुट कर देना बेटा, लेमडा में डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके चलो बेटा, तो यहाँ से ठीक P बराबर ये हमेशा फिक्स है ना बेटा। चलो देखो, तो ये वाली वैल्यू देखो बेटा, ये वैल्यू हमेशा फिक्स है, P बराबर √2m के होता है, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचिए, आप P का मान निकाल लिया, लेमडा बराबर s अपान P कर देना है, सॉल्व कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाए। तो फिर हम लोग का आंसर कौन सा हुआ, मैच कर रहा है कौन सा, A छोड़ दीजिए, B आ जाइए यहाँ पर, D आंसर कौन सा आंसर आया, आंसर D, λ2 बराबर λ1 अपान √2, λ2 बराबर λ1 अपान √2, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। तो अब हम लोग ना, अभी तो बेटा बहुत ही न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन लगभग हर टाइप का न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे भी फिलहाल ले लिया है। कि अब आप कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक ना, ये हमारा हम लोग का एपिसोड नंबर 8 है या 8वां एपिसोड है, तो न्यूमेरिकल के यहाँ पर था। अभी न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, अभी भाई यहाँ पर ना बेटा, अभी मैं 100 न्यूमेरिकल बताऊँ, 100 तरह के होंगे सारे, सभी 100 तरह के न्यूमेरिकल अभी बता दूँ तो लिया जाएगा, हाँ उनको भी लिया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोर्स आगे बढ़ता रहे। तो कोर्स आगे भी बढ़ाना है, उसके लिए हमको तुरंत नया चैप्टर भी शुरू करना है। तो आफ्टर द ब्रेक, अभी तुरंत अभी आफ्टर द ब्रेक कुछ लंच वंच कर लो, ठीक। तो अभी फिर मिलता हूँ, और चैप्टर होगा कौन सा बेटा, एक्स-रेज। तो तुरंत क्यों एक्स-रेज ले रहा हूँ तुरंत, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस में कहूँ कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, तो कहोगे कि रिवर्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स-रेज। मीन्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस है, यदि उसे जस्ट रिवर्स कर दिया जाए तो उसे एक्स-रेज का प्रोडक्शन कहेंगे। कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, अभी तुरंत मिलता हूँ, अभी स्टार्ट किया जाएगा एक्स-रेज, इसको अभी स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। तो जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्स-रेज, क्लियर। वह ग्राफ तो लेमडा मिनिमम वाला ग्राफ ना, डुआन हंट ला जो आता है ना बेटा ग्राफ, वो तो पक्का पूछता है। और फिर सीरीज ना कि हाँ बार बार आपके IIT एग्ज़ाम में आया हुआ है, IIT एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ है ना, कि वोल्टेज बढ़ा दिया गया है तो λc और λk करके दिया हुआ है, तो पूछा इसके गैप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। अभी मैं न्यूमेरिकल लूँगा, वो सब बताऊँगा अभी आपको ना। तो वहाँ पर IIT एग्ज़ाम में पहले ही आ चुका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का क्या, एक्स-रेज, क्लियर। अच्छा, और बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IIT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लियर, और अपने नीट के लिए तो द बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। उसका ग्राफ कहाँ से क्या है, मोसलेस लॉ, क्लियर। तो अभी वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। अब फिर अभी वहीं पर आएगा ब्रॉक्स एक्स-रेज डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे पता किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ब्रॉक्स इक्वेशन, ये सारी की सारी चीज़ें अभी सब उसमें आएगा, क्लियर। तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और ये इतना तैयार कर लिए, तब तक आप बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा इसको। और अभी जब हम लोग अभी इसको पूरा कर लेंगे, पार्ट को पूरा कर लिया जाएगा जब ना, तो जब जनरल क्वेश्चंस लेंगे, कॉमन क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस इन द सेंस
कि आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल लूँगा एक साथ। तो ऐसे मैं न्यूमेरिकल दूंगा और तुरंत ही फास्ट में सॉल्व करूँगा। तो यदि एक एपिसोड में 2 घंटे का एपिसोड बनाऊंगा बेटा तो लगभग 10 न्यूमेरिकल मिनिमम आ जाने हैं ना, 10 न्यूमेरिकल 15 न्यूमेरिकल आ जाने हैं। तो यदि 4-5 एपिसोड देख लिया जाएगा, 10 एपिसोड देख लिया जाएगा तो ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।